हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। और राजनीतिक विज्ञान की क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे संप्रभुता के बारे में, और इसी के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में संप्रभुता का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा संप्रभुता के बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए, इसके बारे में अध्ययन किया। और इसी के अंतर्गत हमने आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता के बारे में भी अध्ययन किया। आज की क्लास में हम संप्रभुता के लक्षण अर्थात संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। संप्रभुता की पहली विशेषता है निरंकुशता, यानी जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो और वह आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। और संप्रभुता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है कि यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष और निरंकुश होती है। यानी संप्रभुता का जो अर्थ सर्वोच्च शक्ति है, उसका अर्थ है यह पूर्ण रूप से निरपेक्ष, यानी इस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं होता, और यह पूरी तरह निरंकुश होती है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या अंकुश नहीं होता है। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। यानी संप्रभुता जो है वह न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी रूप से भी पूरी तरह निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है। यदि संप्रभुता के आंतरिक क्षेत्र को देखा जाए तो यह सभी व्यक्तियों और समुदायों, यानी समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं और समुदाय रहते हैं, उन सब पर नियंत्रण रखती है। शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है। यानी संप्रभुता जो है वह शक्ति के आधार पर ही उनसे अपनी सभी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राज्य जो भी किसी भी व्यक्ति या समुदाय को आज्ञा देता है, उस आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता, यानी वह उस आज्ञा को चुनौती नहीं दे सकता। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में भी एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यानी संप्रभुता के आधार पर ही बाहरी क्षेत्र में भी वह एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, और वैधानिक दृष्टि से आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्र होने के कारण ही राज्य की जो संप्रभुता है उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। और इसीलिए ऑस्टिन के शब्दों में कहा जा सकता है कि जो संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन का अभ्यस्त नहीं होता। यानी ऑस्टिन का यह मानना था कि जो संप्रभुता है, यानी जो संप्रभु है, वह सभी से अपना आदेश पालन तो करवा सकता है, लेकिन वह स्वयं किसी का भी आदेश पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होता। यानी जरूरी नहीं है कि वह किसी की आज्ञा का पालन करे। संप्रभुता की दूसरी विशेषता या लक्षण जो है वह है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक होती है। यानी कि राज्य की जो संप्रभुता है वह मौलिक है। वह मौलिक किस कारण से है? क्योंकि यह किसी
अन्य सत्ता द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। और यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, यानी यह अगर मान लिया जाए कि संप्रभुता जो है वह किसी अन्य के द्वारा या किसी अन्य को प्रदान की जा सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य या प्रभु सत्ता से भी ऊपर होगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति यह मान लेता है कि जो संप्रभुता है वह किसी और सत्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी देश के द्वारा प्रदान की जाती है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि यानी कि इस संप्रभुता को जो प्रदान करता है वह सत्ता राज्य या प्रभु सत्ता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस लिया जा सकेगा। यानी वह जब चाहे संप्रभुता को दे सकती है या जब चाहे वह संप्रभुता को वापस ले सकती है। संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी अगर हम संप्रभुता की परिभाषा को देखें तो हम यह मान सकते हैं कि संप्रभुता से ऊपर कोई भी सत्ता या प्रभु सत्ता का अस्तित्व संभव नहीं है। इस प्रकार संप्रभुता को मौलिक कहा जा सकता है, यानी संप्रभुता पर किसी भी अन्य सत्ता का अस्तित्व संभव नहीं है और यह किसी भी अन्य सत्ता द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अगला लक्षण है सर्वव्यापकता, यानी संप्रभुता जो है वह सब जगह है। संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है। यानी राज्य जो है उसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति या समुदाय आते हैं उन सभी पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति यानी संप्रभुता का नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यानी कि व्यक्ति या समुदाय में से कोई भी व्यक्ति संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता, यानी उसे संप्रभु शक्ति के नियंत्रण में रहना होगा। यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी अगर राज्य भी किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान करता है या किसी वर्ग को विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान करता है तो राज्य द्वारा जो विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं उनका अस्तित्व भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी वह जब चाहे इन अधिकारों को प्रदान कर सकता है और जब चाहे वह इन अधिकारों को ले सकता है। सर्वव्यापकता का केवल एक अपवाद कहा जा सकता है। यानी अगर हम संप्रभुता की विशेषता सर्वव्यापकता को देखें तो इसका केवल एक ही अपवाद है और वह है राज्यतर संप्रभुता का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार एक देश के अंतर्गत स्थित राजदूतावास उस देश की संपत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि एक देश के अंतर्गत राजदूतावास जो होता है वह उस देश की संपत्ति समझा जाएगा जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है। यानी अगर भारत देश का राजदूतावास है और वह अमेरिका में है तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और वह उसी देश की संपत्ति माना जाएगा और दूतावास के क्षेत्र में उस देश के कानून लागू होंगे। यानी दूतावास का जो क्षेत्र है उसमें उसी देश के कानून लागू होंगे जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन यह सिद्धांत
संप्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं है, वरन अंतर्राष्ट्रीय शिष्टता और सौजन्यता के आधार पर एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है। अगर हम इस सिद्धांत को देखें तो यह संप्रभुता सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं है, यानी यह सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं लगाता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शिष्टता और सौजन्य का जो आधार है उसमें एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को जो विशेष सम्मान दिया जाता है उसी के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। यदि कोई राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए इन विशेष अधिकारों एवं सुविधाओं को वापस लेना चाहे तो ले सकता है। यानी अगर कोई राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करना चाहे और वह इन विशेष अधिकारों को, यानी जो वह अधिकार अन्य देशों को सम्मान के रूप में देता है या सुविधाएं देता है, तो वह उन अधिकारों और सुविधाओं को वापस ले सकता है। संप्रभुता का अगला लक्षण जो है वह है स्थायित्व, यानी संप्रभुता जो है वह अस्थायी ना होकर बल्कि स्थायी है, यानी इसकी प्रकृति स्थायी है, यानी इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अनेक बार संप्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, यानी संप्रभुता के बारे में यह माना जाता है कि यह एक सरकार का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन संप्रभुता जो है वह स्थायी है, इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। वस्तुतः संप्रभुता स्थायी होती है, इसलिए संप्रभुता जो है वह स्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य को समाप्त करना है। यानी अगर एक सरकार की समाप्ति हो जाती है और उसके साथ ही संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाए तो संप्रभुता के समाप्त होने के साथ साथ ही राज्य का भी अंत हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान में राजा मृत है राजा चिरायु हो की जो कहावत प्रचलित है वह सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए यही बताती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। यानी ब्रिटिश संविधान में यह कहा गया है कि राजा जो है वह मृत है और राजा जो है वह चिर आयु हो, और यह जो कहावत ब्रिटिश संविधान में प्रचलित है उसका अर्थ यह है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन वरन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी संप्रभुता नष्ट नहीं होती। यानी कि अगर सरकारों का परिवर्तन हो जाए या सरकारें बदल जाएं या एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो भी संप्रभुता को नष्ट नहीं किया जा सकता, वरन विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। यानी जिस प्रदेश को वह विजित करता है या जीतता है उसकी जो प्रभुत्व शक्ति है वह विजेता राज्य के पास चली जाएगी। गवर्नर ने कहा है कि स्थायित्व से आशय यह है कि जब तक एक राज्य कायम रहता है तब तक संप्रभुता कायम रहती है, यानी जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता का अस्तित्व भी रहेगा। और प्रभुत्वधारी की मृत्यु तथा अल्पकालीन पदच्युति तथा राज्य के संगठन के कारण संप्रभुता का नाश नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति सत्ता पर आसीन है अगर उसकी मृत्यु हो जाए या कम समय में उसकी पदच्युति हो जाए यानी उसे पद से हटा दिया जाए तो राज्य के दोबारा संगठन के कारण संप्रभुता का नाश कभी भी नहीं होता, इसलिए संप्रभुता स्थायी है। संप्रभुता का अगला लक्षण है अपृथक्करणीयता, यानी इसे
अलग नहीं किया जा सकता, यानी यह कभी भी राजा से अलग नहीं होती। संप्रभुता राजा से अपृथकरणीय होती है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। यानी संप्रभुता है जो है वह राजा से जो है वह अपृथकरणीय होती है, यानी कि कभी भी अलग नहीं होती है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना ही संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। यानी अगर संप्रभुता को नष्ट करना है तो राज्य को स्वयं भी नष्ट होना होगा। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है, यानी संप्रभुता जो है वह राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व माना जाता है और संप्रभुता को राज्य से अलग करना आत्महत्या के समान है। प्राय ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिए जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु वास्तव में संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती है। यानी किसी भी राज्य का अगर कोई भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिया जाता है या वह राज्य जिसका कोई भी हिस्सा अलग हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि संप्रभुता उस राज्य से अलग हो जाएगी, बल्कि वह कभी भी राज्य से पृथक नहीं होती है, बल्कि जिस खंड या भाग पर उसका प्रभुत्व था वह राज्य से पृथक हो जाता है और विजित भाग पर उस राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है जिसे उसके द्वारा जीता गया है। और इससे वर्ण संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है, यानी उस भाग की जो संप्रभुता होती है वह अन्य राष्ट्र के पास चली जाती है। गवर्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है, यानी गवर्नर का भी यह मानना था कि जो संप्रभुता है वह राज्य का या तो व्यक्तित्व है या उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेह है, वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। यानी कि गवर्नर का यह भी मानना था कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता, इसी प्रकार राज्य की जो संप्रभुता है वह किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। और यह बात लाइबर ने सुंदर ढंग से इस प्रकार व्यक्त की है, यानी कि संप्रभुता किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। यह बात लाइबर ने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, यानी कि जिस प्रकार अपने को नष्ट किए बिना ही मनुष्य जो है अपना जीवन किसी और को या अपने व्यक्तित्व को किसी और व्यक्ति को अथवा वृक्ष जो है वह अपना जो उसका फल फूलने का स्वभाव है उसको अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी संप्रभुता भी जो है वह राज्य का व्यक्तित्व या मूल तत्व है और इसे कभी भी राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। रूसो का कहना है कि संप्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण ही उसका कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता। यानी कि संप्रभुता में रूसो यह मानते थे कि सामान्य इच्छा का वास है और इसी से उसको कभी भी विच्छेद या उसका कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। शक्ति हस्तांतरण की जा सकती है पर इच्छा नहीं। दूसरों का यह भी मानना था कि जो शक्ति है वह तो अन्य किसी को हस्तांतरित या दी जा सकती है, परंतु इच्छा कभी भी किसी को दी नहीं जा सकती। संप्रभुता का अगला लक्षण है अनन्यता। इसका अर्थ यह है कि राज्य में
केवल एक ही प्रभुत्व शक्ति हो सकती है जो वैध रूप में जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। यानी अनन्यता विशेषता जो संप्रभुता की है वह हमें यह बताती है कि संप्रभुता जो है वह एक राज्य में केवल एक ही हो सकती है, यानी कि अन्य और प्रभुत्व शक्ति नहीं हो सकती, और जो वैध रूप में जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है और कानूनी रूप से यह जनता को आज्ञा पालन करने का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभुत्व शक्तियों का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है। यानी अगर एक ही राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभुत्व शक्तियाँ होंगी तो यह माना जाएगा कि इससे राज्य की एकता भंग हो जाएगी और राज्य की जो मान्यता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए एक ही राज्य के अंदर अन्य दूसरी प्रभुत्व शक्ति नहीं हो सकती। संप्रभुता का अगला लक्षण जो है वह है अविभाज्यता। यानी संप्रभुता को कभी भी बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता का एक अन्य लक्षण उसकी अविभाज्यता है। संप्रभुता पूर्ण है और उसे विभाजित करने का अर्थ है उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना। यानी कि संप्रभुता को अगर हम विभाजित करते हैं तो इसका अर्थ यह निकलता है कि हम उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं और एक से अधिक राज्यों की रचना कर रहे हैं। यानी कि अगर एक राज्य है तो संप्रभुता भी एक ही होगी और संप्रभुता को अगर अलग किया जाता है तो इसका मतलब है कि एक से अधिक राज्यों की रचना करना। इस संबंध में कल्हन ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते उसी प्रकार आधी अथवा एक तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जो काल्हन थे उन्होंने यह कहा था कि संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है और हम इसे विभाजित नहीं कर सकते। यानी जिस प्रकार एक अर्धवर्ग या एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी वर्ग जो है ना उसको विभाजित किया जा सकता है ना त्रिभुज को विभाजित किया जा सकता है, यानी उसकी कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं कर सकते। रूसो ने ठीक ही कहा है कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। यानी रूसो जो कहते थे उनका यह मानना था कि जो प्रभुता है वह केवल एक धोखा, यानी अगर हम प्रभुता का विभाजन करते हैं तो वह केवल एक धोखा ही है। इसी प्रकार गैटिल ने भी कहा था कि विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। यानी गैटिल भी विभाजित संप्रभुता को एक विरोधाभास मानते थे। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता और एक ही समय में एक ही राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकते। यानी संप्रभुता का अर्थ जो है वह होता है सर्वोच्च शक्ति यानी सर्वश्रेष्ठ सत्ता, और एक ही समय में कभी भी एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकती। और संप्रभुता की अविभाज्यता के विचार से अनेक विचारक सहमत थे और कई विचारक सहमत नहीं थे। लावेल, ब्राइस और फ्रीमैन आदि जो विचारक थे उनका मानना था कि संघ राज्य जो है उनमें संप्रभुता विभाजित होती है, लेकिन लावेल, फ्रीमैन
और 22 जो विद्वान हैं इनका जो दृष्टिकोण है वह सही नहीं है और इन विद्वानों द्वारा शासन एवं प्रभुत्व शक्ति को एक ही समझ लेने के कारण इस प्रकार की बात कही गई थी और संघ राज्य में संप्रभुता जो होती है वह अविभाज्य ही होती है और यह संप्रभुता संविधान में ही निहित होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने संप्रभुता के लक्षण अर्थात उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और हमने संप्रभुता के लक्षण जो हैं वह पढ़े। वह थे, पहला था निरंकुशता, दूसरा लक्षण जो इसका था वह है मौलिकता, यानी कि यह मौलिक है और किसी अन्य को प्रदान नहीं की जा सकती। संप्रभुता का तीसरा लक्षण जो था वह था सर्वव्यापकता, यानी यह संप्रभुता जो है वह राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का जो है वह नियंत्रण रहता है। संप्रभुता का जो चौथा लक्षण था वह था स्थायित्व, यानी संप्रभुता स्थायी है, यानी जिस प्रकार राज्य का अस्तित्व है उसी प्रकार संप्रभुता का भी अस्तित्व है और यह पूर्ण रूप से स्थायी है। और अगर हमें संप्रभुता का अंत करना है तो हमें राज्य को भी समाप्त करना होगा। संप्रभुता का जो पांचवा लक्षण था वह है अपृथक्करणिता, यानी इसे कभी भी राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता का छठा लक्षण जो था वह है अनन्यता, यानी एक राज्य में केवल एक ही प्रभुत्व शक्ति हो सकती है जो कानूनी रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। और संप्रभुता का जो सातवां लक्षण था वह था अविभाज्यता, यानी संप्रभुता को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।